ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में 3.4 के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स को अपन ने कवर कर लिया था। ठीक है, आज की क्लास में अपन 3.5 की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो कुछ नया क्वेश्चंस नहीं मिलेगा आप लोगों को, इसमें सब कुछ वही है जो प्रोफाइल ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। उन्हीं पे एक बार और रिवाइज कर लेंगे अपन और देखिए। एक्सरसाइज 3.5, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट। अगर है तो निकालो बाय एनी एल्जेब्राइक मेथड। बाय एनी एल्जेब्राइक मेथड मतलब जैसे पिछले एक्सरसाइज से क्या हो रहा था कि आपको मेथड मेंशन करके दे रहा था कि इसको करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, इसको करो एलिमिनेशन से, इसको करो सब्स्टिट्यूशन से। यहाँ से आप लोग को वो मेथड मेंशन करके देना जो है वो बंद हो गया। अब वो बोल रहा है कि मेथड आपकी चॉइस का है, जो आपको अच्छा लगे यूज करो, तो प्रॉब्लम वाला बात नहीं। ठीक है, अब आप देखते हैं कि सवाल को भी पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेस इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन the number of days one has taken food in the mess. Okay, when a student A takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as hostel charges, whereas a student B who takes food for 26 days pays rupees 1180 as hostel charges. Find the fixed charge and the cost of food per day. ठीक है, क्या आप लोग को हल्का हल्का ये ऐसा लग रहा है कि वो जियो के कनेक्शन वाले क्वेश्चन से सिमिलर है? यस सर। इसमें ये बताओ बेटा कि शुरू शुरू में एक्स और वाई क्या क्या चीज को माने? सर फिक्स चार्ज को एक्स और सर डेली चार्ज को वाई। ओके, ऑलराइट। तो अपन ऐसा करते हैं कि लेट द फिक्स चार्ज बी रुपीज एक्स ले लेते हैं और लेट द पर डे चार्ज ऑफ फूड बी रुपीज वाई। ठीक है, अच्छा केस 1 में जो ए स्टूडेंट है उसने फूड कितने दिन के लिए लिया है? 20 डेज। और रोज का कितना पे करना होता है? वाई रुपीज वाई। रुपीज वाई। तो 20 डेज का कितना पे करना पड़ा होगा उसको? 20 वाई वाई। और फिक्स चार्ज कितना लगा होगा? एक्स। और टोटल रुपया कितना देना पड़ा? 1000। तो एक इक्वेशन हो जाएगा x प्लस 20y इज इक्वल टू 1000। समझ में आया क्या? हाँ सर। यस सर। ओके, दूसरे केस में देखो बेटा कि बी स्टूडेंट ने क्या करा, उसने खाना कितना दिन के लिए खाया? 26 डेज। 26 और पैसा टोटल कितना पे किया? 1180। इसका हो जाएगा कि ये पार्ट x फिक्स रहेगा प्लस 26 डेज, तो 26y इज इक्वल टू 1180। ये हो गया क्वेश्चन नंबर। आया समझ? नहीं आया समझ? बताओ एक बार। आ गया सर। आ गया सर। चलते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। ये हेलो। हाँ बताओ, अगला सवाल देखो। A fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1/4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. तो जैसे वापस से फ्रैक्शन का सवाल आ गया, पहला लाइन तो वही होगा कि let the fraction be x by y. Let the fraction be x by y. उसके बाद में इसके कहने के मुताबिक अगर अपन सोचें तो एक केस में ये बोल रहा है कि फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 1 is subtracted from the numerator। यानी कि आप अगर न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करते हो तो डिनोमिनेटर को वैसे छोड़ दो, ये फ्रैक्शन हो जाएगा 1/3। ये कंडीशन तो ये दिया। दिस इज नॉट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ओके, तो इसको थोड़ा सिंपलीफाई करना पड़ेगा। ये ऐसा हो जाएगा 3x - 3 इज इक्वल टू y। सबको लेफ्ट में ले आओगे, 3x - y - 3 इज इक्वल टू 0। ये हो गया एक इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 1। दूसरे कंडीशन को अगर अपन स्टडी करें, ये क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है कि इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डिनोमिनेटर। इस सिचुएशन में क्या है कि न्यूमरेटर को नहीं छेड़ना, डिनोमिनेटर में 8 ऐड करो
तो x अपॉन y प्लस 8 इज इक्वल टू, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/4 इस तरीके से, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू y प्लस 8, सबको लेफ्ट में ले आओ, ये हो जाएगा 4x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। रिस्पॉन्ड करो, आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया आया सर। सर। आया सर। आ गया। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, और वही यहाँ से आप डायरेक्टली सॉल्व कर लो। मेथड आपकी चॉइस का है, कोई दिक्कत वाला बात नहीं, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे आप लगाओ। क्लियर है यहाँ तक सबको? हाँ सर कभी कभी कोई ठीक है, एक बार और पूछ लेते हैं, क्लियर है सबको ये वाला यहाँ तक? बताओ हाँ या ना। यस हाँ, सर। हाँ सर। आगे बढ़ते हैं, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो, यश scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? How many questions were there in the test? ठीक है, इसमें किसको x पकड़े किसको y पकड़े, ये बताओ जरा आप लोग। Let the number of correct answer be x and incorrect answer be y. Number of correct answer be x and correct, मतलब ठीक है, correct answer be x and incorrect answer be y, ठीक है, कर सकते हैं ऐसा, सही है। तो let the number, थोड़ा सा इसमें मॉडिफाई कर रहा हूँ, थोड़ा सा ज्यादा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आंसर्ड करेक्ट, करेक्टली। Yes. Okay. And the number of questions answered incorrect. Incorrect. Y. ठीक है, आगे थोड़ा सोचना कि अगर एक सही आंसर के लिए 3 मार्क मिल रहा है, एक करेक्ट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिल रहा है, तो 2 करेक्ट आंसर के लिए कितना मार्क्स मिलेगा? 6। एंड दैट 6 कैन बी थॉट इन 2 ways, या तो 3 + 3 सोचो या फिर 3 × 2 सोचो, ठीक है। अच्छा, 5 करेक्ट आंसर्स के लिए कितना मार्क मिलेगा? 10। 15। अच्छा 15। 15 मतलब ये तो 3 + 3 + 3 + 3 + 3 5 बार, या फिर क्या सोच सकते हो 3 टाइम्स ऑफ 5। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ सर। सर। अभी एक गलत आंसर के लिए 1 मार्क डिडक्ट होगा, तो अगर मेरे को कोई पूछे कि कितना मार्क्स मिलेगा, तो मैं डिडक्शन को माइनस से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि एक रॉन्ग आंसर के लिए, इनकरेक्ट आंसर के लिए कितना मिलेगा, -1, 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा। क्या बोलते हो, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, 2 गलत आंसर के लिए बेटा -1 × 2, 3 गलत आंसर -2। -1 × 3, 5 गलत आंसर के लिए -1 × -1 फील आ रहा है ना? बताओ हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। अब सिचुएशन को समझते हैं थोड़ा सा। यश scored 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 mark for each wrong answer. ठीक है ना? तो अपन ने माना है कि उसने करेक्टली आंसर कितना करा x और इनकरेक्टली आंसर कितना करा y। सारे करेक्ट आंसर के लिए उसको 3-3 मार्क मिला होगा, तो करेक्ट आंसर्स का टोटल मार्क्स कंट्रीब्यूशन कितना होगी? 3x। ठीक। सारे रॉन्ग आंसर के लिए 1-1 मार्क उसने लूज किया होगा, या ऐसे बोल सकते कि सारे रॉन्ग आंसर के लिए ये -1 मिला होगा उसको, और उसने टोटल कितना रॉन्ग आंसर किया? आंसर इसकी y रॉन्ग, तो ऑल टुगेदर क्या हो जाएगा? Y। y है, मैं ऐसे पहले कह लेता हूँ क्योंकि प्लस -1 × y इज इक्वल टू, इस केस में मिला 40, सिंप्लीफाई करेंगे तो इट विल बी 3x - y इज इक्वल टू 40, इक्वेशन नंबर 1। आया समझ?
पता है? तो ये हाँ, फर्स्ट लाइन Yes, वाला sir. फर्स्ट लाइन लिखना जरूरी है। कौन सा? 3x नहीं, प्लस वो W समझ में ब्रैकेट। आप नहीं, जरूरी नहीं, आपको समझ में आता है डायरेक्टली लिखिए, ठीक है? हाँ सर। ओके, दूसरा वाला क्लॉज देखो बेटा, ये तो हो गया कि जब 40 मार्क मिल रहा था उसको, और फिर एक सिचुएशन ये लोग ऐसे ही हाइपोथेटिकल बता रहे हैं कि हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, तो सारे राइट आंसर के लिए अगर 4 मार्क मिलता और 2 मार्क अगर डिडक्ट होता फॉर ईच करेक्ट इनकरेक्ट आंसर, तो उस केस में यश को कितना मिलता? 50 मिनट। तो क्या हो जाएगा इक्वेशन इस केस में, बताओ? 4x 4x minus 2y 4x minus 2y is equal to 50. 4x प्लस माइनस 2 टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू 50। सिंपलीफाई करके बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50 आ जाएगा। अब यहाँ से आप अपने मन चाहे मेथड से इसको सॉल्व करो। आया समझ, नहीं आया समझ, बताओ एक बार। आ गया। आ गया सर। आ गया सर। Yes, sir. बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्लेसेस ए एंड बी आर 100 किलोमीटर अपार्ट। इसको एक बार पढ़ लो तो खुद से, मैं थोड़ा 30 सेकंड के लिए वेट कर रहा हूँ, फिर बात करते हैं इसमें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो करते हैं इसको डिस्कस, थोड़ा ध्यान से देखते हैं। Places A and B are 100 kilometer apart on a highway. ठीक है, one car starts from A and another from B at the same time. If the cars travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. ठीक है, if they travel towards each other, they meet in 1 hour. ठीक है, what are the speeds of the two cars? ठीक है, तो पहले इसको एक डायग्राम से समझने का ट्राई करते हैं कि सिचुएशन में एक्चुअली हो क्या रहा है, एंड देन वी विल ट्राई टू फॉर्म द इक्वेशन एंड ऑल। ओके, तो पहले देखो, ये कोई ऐसा हाईवे टाइप रहेगा, इसमें एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, एंड दे आर 100 किलोमीटर अपार्ट। 100 किलोमीटर अपार्ट। वन पर्सन या वन कार is at this point at E. There is another car located at B. ठीक है, there is one car located at A and there is another car located at B. ठीक है, इसका मैं एक रेप्लिका और बना देता हूँ, तो उसका जरूरत पड़ेगा अपने ऐसे। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन जो है वो दो सिचुएशन बता रहा है। एक सिचुएशन बता रहा है कि the cars standing at A and B will travel in same direction. सेम डायरेक्शन मतलब अगर ये सपोज करो कि इस तरफ ट्रैवल कर रहा है, तो बी भी उधर उसी डायरेक्शन में ट्रैवल करेगा। ठीक है, एक सिचुएशन है कि दे ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन, ये वो सिचुएशन, और एक सिचुएशन है कि दे ट्रैवल इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन की अगर बात करें तो इसका मतलब होगा कि एक बंदा इधर को ट्रैवल कर रहा है इस डायरेक्शन में, दूसरा बंदा लेकिन इसका ऑपोजिट डायरेक्शन यानी कि ऐसे ट्रैवल कर रहा है। ठीक है ना, अगर थोड़ी देर के लिए सोचिए कि ये वाला ईस्ट है और ये वाला वेस्ट है, तो एक आदमी अगर ईस्ट की तरफ है तो दूसरा आदमी ऑब्वियसली किस तरफ होगा? वेस्ट की तरफ होगा। और इसमें अगर एक आदमी ईस्ट की तरफ है तो दूसरा आदमी भी ईस्ट की तरफ ही होगा, सिंपल। तो मैं पूछ रहा था आप लोगों से कि सेम डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन का मीनिंग समझ में आया? Yes, sir. हाँ सर। ओके, सेम डायरेक्शन के टाइम पे एक बात यहीं पे मेंशन कर देते कि सेम डायरेक्शन के टाइम पे ये लोग कितनी देर में मीट करेगा एक दूसरे से? 5 hours. 5 आवर्स। ओके, 5 आवर्स। और ऑपोजिट डायरेक्शन 1 hour. 1 hour. 1 आवर। ऑलराइट, अब थोड़ा और सोच, अगर मैं इस केस का बात करूं, इस वाले केस का, ठीक है, तो थोड़ा सोच के बताओ कि ए और बी का जो मीटिंग पॉइंट होगा वो बी के लेफ्ट हैंड साइड में लाई करेगा या बी के राइट हैंड साइड में लाई करेगा? राइट हैंड साइड। Right hand side. राइट हैंड साइड, ऑब्वियसली राइट हैंड साइड। ठीक है ना, तो लेट अस सी कि दैट पॉइंट इज सम अदर पॉइंट, से सी, इस सी पे आके वो लोग मीट करेंगे। ठीक है, तो मैं एक चीज पूछना चाहता हूं आपसे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय
कार स्टार्टिंग एट ए, इसका वैल्यू कितना होगा? अगर सी उनका मीटिंग पॉइंट है तो अब टिल मीटिंग पॉइंट वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा? 100 kilometer plus x. 100 प्लस बीसी बोल दें क्या इसको? Yes, sir. मीटिंग हाँ पॉइंट सर। के लिए कहाँ तक आना पड़ा? सी तक आना पड़ा, स्टार्टिंग फ्रॉम ए। तो ए से बी तक इट हैज कवर्ड 100 और फिर बी से लेके सी तक इट हैज कवर्ड, सो ऑल टुगेदर द डिस्टेंस इज हाउ मच? 100 प्लस बीसी। इज दैट ओके? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. एंड व्हाट कैन वी से अबाउट डिस्टेंस ऑफ कार स्टार्टिंग फ्रॉम बी? ये कितना चला होगा? BC. बीसी। बीसी। अब बेटा इन दोनों का डिफरेंस क्या हो? डिस्टेंस 100 Minus ट्रैवल 100 traveled by car starting at A minus distance traveled by car starting at B is equal to I think 100। क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इनका डिफरेंस ले रहा हूँ। डिफरेंस के टाइम पे यहाँ एक माइनस साइन आ जाएगा, यहाँ एक माइनस साइन आ जाएगा, तो इसका माइनस साइन तो ये आप देख ही रहे हो कि डी ए माइनस डी बी हो गया। ये माइनस साइन जो है वो ये रहा है ना, डी ए माइनस डी बी। और ये जो माइनस साइन आया इसके चक्कर में ये बी सी कट हो जाएगा क्या? हाँ बोलो। sir. हाँ सर। हाँ सर ऑल टुगेदर बचेगा क्या यहाँ पर? 100। ये समझ में आ रहा है? हाँ सर। तो इसका मतलब है कि सेम डायरेक्शन के टाइम पे, सेम डायरेक्शन के केस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार स्टार्टिंग एट ए माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार स्टार्टिंग एट बी शुड बी इक्वल टू 100। क्या ये फील हुआ अच्छे से? बताओ हाँ या ना? Yes, sir. हाँ सर। अब थोड़ा सा ऑपोजिट डायरेक्शन का बात करते हैं। इस टाइम पर पहले ये बताओ मेरे को कि जो मीटिंग पॉइंट होगा वो बी के लेफ्ट में होगा या बी के राइट में? Left. लेफ्ट में होगा। लेफ्ट में। वेरी लेफ्ट में। ठीक है, तो आप लोगों ने बोला कि बी के लेफ्ट साइड में होगा। एक बार मैं और पूछ लेता हूँ बेटा कि मीटिंग पॉइंट बी के राइट में या बी के लेफ्ट में? बताओ। लेफ्ट में। लेफ्ट। लेफ्ट। लेटर से कि वो यहाँ बीच में कहीं पे होगा सी। ठीक है, इस सिचुएशन में कार स्टार्टिंग एट पॉइंट ए वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? AC. AC. और कार स्टार्टिंग एट बी कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा? BC. BC. बीसी। और इनको यदि बेटा ऐड कर देंगे तो क्या मिलेगा? AB. और उसका वैल्यू कितना है? 100 kilometer. तो ए प्लस डीबी का वैल्यू 100, यानी कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार स्टार्टिंग एट ए प्लस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार स्टार्टिंग एट बी विल बी इक्वल टू 100 इन केस दे आर ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन। क्या यहाँ तक सारा बात समझ में आया? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ हाँ सर। sir. हाँ सर. ये जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए था, बाकी मेन सोल्यूशन अपन अब अलग से लिखना स्टार्ट करें। ठीक है, इसको अपन इग्नोर कर सकते हैं थोड़ा। सर बताओ। लाइक पहला कंडीशन के लिए लोग मेंशन किए थे कि एक का स्पीड ज्यादा और एक का स्पीड कम है, तो सेकंड वाला के लिए वैसे कुछ मेंशन नहीं, सेकंड वाले में उतना फर्क नहीं पड़ेगा एक्चुअली में। फर्स्ट वाले में ना मेंशन इसलिए किया है वो कि एक का स्पीड ज्यादा एक का कम है, क्योंकि सपोज करो कि दोनों ना सेम स्पीड से अगर चलेगा ना तो जिंदगी में कभी मिलेगा ही। इनफैक्ट ऐसा हुआ, इसका स्पीड अगर ज्यादा हुआ और इसका स्पीड अगर कम हुआ तो भी ये लोग कभी नहीं मिलेगा। तो भी नहीं मिलेगा। एक ही पॉसिबिलिटी कि ए का ज्यादा हो और बी का थोड़ा कम हो, ये धीरे धीरे क्या कि इस गैप को कवर करेगा। ठीक है, तो इसीलिए वो मेंशन किया, बाकी उसका उतना बड़ा कोई मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने में रोल नहीं। ठीक है, ठीक है। ओके, चलो अभी अपन फॉर्मली करते हैं इसको। ठीक है, तो अपने को पूछा क्या है फाइनली? स्पीड ऑफ कार्स, ये पूछा ना? बताओ। हाँ Yes, सर। sir. हाँ सर. ओके, अब ध्यान से सुनना बेटा। लेट द स्पीड ऑफ कार starting at A be x किलोमीटर पर आवर, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
द स्पीड ऑफ कार स्टार्टिंग एट बी y किलोमीटर पर आवर। आया क्या समझ में? बताओ एक बार, आया ना यहाँ तक? आ हाँ गया। सर। हाँ सर। ओके। अब हमारे पास में क्या था कि दो बात था। एक था कि सेम डायरेक्शन, मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि केस वन सेम डायरेक्शन, ठीक है। तो सेम डायरेक्शन वाले केस में आई रिमेम्बर कंडीशन ये था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार स्टार्टिंग एट ए प्लस प्लस नहीं सॉरी फर्स्ट केस में माइनस था, माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार स्टार्टिंग एट बी इज इक्वल टू था 100, ठीक है। सेम डायरेक्शन के टाइम पे टाइम रिक्वायर्ड था इनके मिलने के लिए 5 घंटे, ठीक है, 5 घंटे में मिल रहा था ये। तो अपन यहाँ पर क्या देखेंगे, देखो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड स्पीड इनटू टाइम। ओके, इस बात को अपन थोड़ा सा याद रखें, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो और सोचो, जो ए पॉइंट पे कार स्टार्ट कर रहा है उसका स्पीड अपन ने कितना माना है? x, सही है। और सेम डायरेक्शन अगर ये लोग ट्रेवल करता है तो इनको मीट करने में टाइम कितना लगेगा? 5 घंटा। तो उस हिसाब से डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए इस इंफॉर्मेशन के हिसाब से बोलो, स्पीड इज x एंड द टाइम इज 5, सो x into 5 या फिर 5x, करेक्ट। और माइनस b के केस में द स्पीड इज y and the time is for b also it is 5 hours, so y into 5 is equal to 100। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x minus 5y is equal to 100। this will be the first equation। आया समझ? नहीं आया समझ? आया सर। आ गया सर। आगे आ गया। ऐसे ही एक सेकंड केस होगा, केस 2। वो कौन सा होगा? ऑपोजिट डायरेक्शन, बोलो। हाँ सर। हाँ सर। ऑपोजिट डायरेक्शन के केस में बेटा ये लोग कितनी देर में मिल लेगा? 1 hour। 1 hour। 1 आवर, 1 घंटे में मिल लेगा। ओके, तो और कंडीशन क्या था? इट वाज TA distance traveled by car starting at A plus distance traveled by car starting at B is equal to 100, ये कंडीशन था। तो इस हिसाब से स्पीड ऑफ कार एट A is x, टाइम रिक्वायर्ड इज 1 hour, प्लस स्पीड ऑफ कार एट B is y, टाइम रिक्वायर्ड इज 1 hour, is equal to 100। कुल मिला के यहाँ से कह सकते हैं कि सिंपली x plus y is equal to 100। ये हो गया इक्वेशन नंबर। यहाँ से फर्दर आप आराम से सॉल्व करो। बोलो समझ में आया? नहीं समझ में आया? आ गया गया सर। सर। आ गया। तो ये जो डायग्राम वाला पार्ट है बेटा इसको इग्नोर कर सकते हो, इसको स्कूल में बनाने वाने की जरूरत नहीं, ठीक है। आप बस सोल्यूशन लिखो, उसी से हो जाएगा। तो सर ठीक है स्टूडेंट, तो फिर यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो ये भी इजी और अच्छा भी पढ़ो। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 square units if its length is reduced by 5 units and breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area increases by 67 units. Find the dimensions of the rectangle। अभी ये dimensions of the rectangle क्या मतलब? सर लेंथ ब्रेथ। लेंथ, ठीक है। तो ध्यान से सुनो, लेंथ। तो अपन ऐसा करते हैं कि लेट द लेंथ बी x units, ठीक है, एंड लेट द breadth बी y units, ठीक है। तो अगर किसी का लेंथ x है, ब्रेथ y है, तो उसका एरिया कितना होना चाहिए? XY। x। Therefore the original area
इज इक्वल टू हो जाएगा x इंटू वाई स्क्वायर यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर दो अलग अलग हाइपोथेटिकल सिचुएशन बताया हुआ। पहला बोल रहा कि द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स कब, इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। तो भाई लेंथ को अगर आप 5 से रिड्यूस करना चाहते हो तो नया लेंथ क्या होगा आपका? x minus 5 x minus 5 और ब्रेथ को अगर आप 3 से इंक्रीज करना चाहते हो तो नया ब्रेथ क्या होगा? y plus 3 y प्लस। और इस लेंथ ब्रेथ के हिसाब से नया एरिया क्या होगा? 9xy। ना अच्छा, इनका प्रोडक्ट। xy minus 9। हाँ रुक जा, चलेंगे वहां पे चलेंगे। पहले मैं पूछ रहा हूँ कि ठीक है अगर मैंने लेंथ को 5 यूनिट रिड्यूस कर दिया तो नया लेंथ क्या होगा? ये वाला। और ब्रेथ को मैंने 3 यूनिट से इंक्रीज कर दिया तो नया ब्रेथ क्या होगा? ये वाला। और जो नया एरिया है वो क्या होगा? इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक बोल रहा हूँ सर ना? 9 हाँ, x माइनस 9 भी तो लिख सकते हैं ना। उधर चलेंगे बेटा, उधर चलेंगे। थोड़ा सा ये बताओ ना, ये आया समझ के नहीं आया समझ? आया सर। आया सर। इसके अकेले से इक्वेशन थोड़े बना लेंगे, ठीक है ना? ये नया एरिया है और क्वेश्चन बोलता है कि जो नया एरिया होगा, ठीक है ना, वो पुराने एरिया से 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाए। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड। तो ओरिजिनल एरिया क्या था? एक्स वाई। x और ये जो नया एरिया है वो ओरिजिनल वाले से 9 यूनिट कम होगा, एक्स वाई माइनस 9। बोलो आया समझ, नहीं आया समझ? आ गया सर। आया, आ गया सर। ओके। अभी ऐसा है कि खाली अगर ये लेके हम लोग कुछ करें तो फिर इक्वेशन बनेगा ही नहीं ना। और खाली ये सोचोगे तो भी इक्वेशन नहीं बनेगा। इक्वेशन इन दोनों के इक्वेट करने से बनेगा कि लेंथ ब्रेथ अगर आपने चेंज किया तो द न्यू एरिया अकॉर्डिंग टू न्यू लेंथ एंड ब्रेथ विल बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस। एंड द क्वेश्चन सेज कि एक्चुअली ऐसा करने से 9 स्क्वायर यूनिट एरिया कम हो जाएगा। तो ओरिजिनल एरिया में से 9 माइनस कर दें और इन दोनों का जो वैल्यू है दैट शुड बी इक्वल। तो उससे बन गया इक्वेशन। अभी ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो लीनियर इक्वेशन बनाने के लिए लेट अस डू सम वर्क। खोलो, ये हो जाएगा xy प्लस 3 माइनस 5y 5y माइनस प्लस 15 -15 इज इक्वल टू y माइनस 9। आई बिलीव xy कट जाएगा यहाँ से, ठीक है? और वो 9 को इस तरफ ले आओ, आपको मिलेगा 3x माइनस 5y और माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। बोलो आया समझ, नहीं आया समझ? आया सर। आगे। अब बेटा दूसरा कहानी पढ़ो, क्या बोलता है? इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स and the breadth by 2 units, the area increases by 67 square units. ठीक है? तो इसका क्या मीनिंग होना चाहिए कि लेंथ इंक्रीज करना है मेरे को 3 से, तो नया x लेंथ प्लस 3 into y x plus 2 plus 3 ब्रेथ इंक्रीज करना है 2 से, तो नया ब्रेथ y हो plus जाएगा 2 y प्लस। y नया plus 2 एरिया हो जाएगा इन लोग का प्रोडक्ट, नया x एरिया हो जाएगा xy इन लोग का plus प्रोडक्ट। 67 और हाँ, नया एरिया जो है पुराने एरिया से 67 यूनिट्स ज्यादा है, तो उसको अपन कर सकते हैं कि एक्स वाई प्लस 67। खोल दो, ये हो जाएगा xy वाई प्लस 2x plus 2x plus 3y 3y प्लस 6 plus 6 इज एक्स वाई प्लस 67। 67 एक्स वाई गया। अब सारी चीजों को लेफ्ट में ले आओ, ये हो जाएगा 2x प्लस 3y minus माइनस 61 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर, बोलो क्लियर है नहीं क्लियर? clear है सर। क्लियर है सर। क्लियर है सब सर। क्लियर है। इसके आगे खुद कर पाओगे मेरे ख्याल में। हाँ सर। हाँ सर। क्या सर? नेक्स्ट इसके आगे अब हम लोग थोड़ा सा थ्योरी देखेंगे और, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं थ्योरी। concept of upstream
and downstream. Concept of upstream and downstream. अच्छा, इसमें आगे बढ़ने से पहले एक दो आलतू फालतू डेफिनेशन है, उन सारे को देख लेते हैं, फिर इसके बारे में पढ़ाई करें, ठीक है। तो सपोज करो कि एक कोई पॉन्ड है, पॉन्ड का जो पानी रहता है वो फिक्स रहता है या हिलता डुलता रहता है? फिल्टर फिक्स रहता है, ठीक है ना। पॉन्ड का पानी है तो ये फिक्स जैसा रहेगा, यानी कि इंग्लिश में कह सकते हैं कि इट विल बी स्टिल, इट विल नॉट मूव और इट विल नॉट बी मूविंग, ठीक है, इट विल बी स्टिल। और सपोज करो कि एक नाव है, ऐसा नाव है मान, ठीक है, और ये नाव इस पानी में मूव करता है, ठीक है, इस स्टिल पानी में ये मूव करता है। और सपोज करो कि ये मूव करता है x किलोमीटर पर आवर के स्पीड, x किलोमीटर पर आवर के स्पीड, x किलोमीटर पर आवर। इसको हम लोग बोलेंगे, इस x को हम लोग बोलेंगे स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर। बताओ एक बार, आया समझ, नहीं आया समझ? आया सर। ओके। और बेटा यहीं पे पॉन्ड के जगह अगर आप एक रिवर ले लेते हैं, तो रिवर का जो वाटर है वो फिक्स एक जगह पे रहेगा कि मूवमेंट में रहेगा? मूवमेंट रहेगा। मूवमेंट में रहेगा, ठीक है ना। तो ये मूवमेंट का खुद का स्पीड अगर मैं मान लूं ये y किलोमीटर पर आवर है, सपोज करो ये y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये पानी मूव कर रहा है, तो इस y को बोला जाता है स्पीड ऑफ रिवर, ठीक है ना। या फिर कभी कभी आप सुनोगे कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम कहते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। और कभी कभी इसको स्पीड ऑफ करंट भी बोलते हैं, स्पीड ऑफ। ये अलग अलग टर्मिनोलॉजी है जो इसके लिए यूज होता है, आप कुछ भी यूज करो, सबका मीनिंग एक ही, ठीक है। क्या ये सारा चीज समझ में आया? बोलो एक बार, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ ओके। अब एक सिचुएशन लेते हैं, थोड़ा सोचना उसको। हाँ, सपोज करो कि एक पहाड़ है अपने पास, पहाड़ मतलब हिल, एक हिल है अपने पास, इस हिल के टॉप पोजीशन, इस हिल के बिल्कुल टॉप पोजीशन में ऐसा इमेजिन करो ये कोई बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा या ग्लेशियर टाइप है, ठीक है ना। उस ग्लेशियर का जो मतलब जो बर्फ है वो गल गल के धीरे धीरे पानी बनता है, पानी बन के वो नदी बनता है। और वो जो नदी है इट इज क्वाइट ऑब्वियस कि वो हर हमेशा हर बार हर सिचुएशन में नीचे उतरेगा कि कभी कभी कोई दूसरा डायरेक्शन में भी जा सकता नीचे उतरेगा। है, नीचे ही उतरेगा। और तो क्या पॉसिबिलिटी है उसके पास में, ठीक है ना। वो नीचे उतरेगा ऐसे, ठीक है, और इधर भी नीचे उतरेगा ऐसे, ऐसे नीचे उतरेगा। रिवर हमेशा नेचुरली नीचे ही उतरेगा और उसके पास में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। क्या यहाँ तक बात समझ में आया? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। तो रिवर के आने का डायरेक्शन बेटा हमेशा यही वाला होगा, नीचे वाला, ठीक है ना, नीचे। इधर भी मैं बना देता हूँ, रिवर हमेशा नीचे उतरेगा। अब सपोज करो कि कोई एक आदमी के पास में नाव है, अभी नाव का क्या क्या अपना चॉइस, वो हो सकता है कि नीचे की तरफ उतरे, जैसे ये रिवर उतर रहा है, ठीक है, मान लो कि वो नीचे उतरे रिवर के साथ साथ, जैसे रिवर जा रहा है वो भी वैसे, ये पॉसिबिलिटी है। पर ऐसा भी पॉसिबिलिटी है कि वो रिवर के ऑपोजिट जाने का ट्राई करे,
रिवर के साथ ना, हमारे की एक और नाव है, एक सेकंड, एक और नाव है ऐसा, लेकिन ये ऊपर जा रहा है ऐसा, इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। नाव की स्पीड को जनरली हम हमेशा एक्स से ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। तो नाव का स्पीड इस केस में अपन मान लेंगे कि एक्स, और रिवर का स्पीड हमेशा वाई से रिप्रेजेंट करेंगे, तो ये वाई, इधर भी ये एक्स है और ये वाई, ठीक है। अब जब रिवर और नाव सेम डायरेक्शन में मूव करेगा, उस टाइम पे नाव नीचे जा रहा है कि ऊपर जा रहा है, बताओ एक बार। नीचे जा रहा है। नीचे जा रहा है, क्योंकि रिवर तो हमेशा ही नीचे जाएगा, ठीक है ना। तो इस सिचुएशन को बोला जाता है बेटा डाउन स्ट्रीम। क्यों? क्योंकि रिवर नीचे जा रहा है, डाउन स्ट्रीम, ठीक है। और जिस केस में आप देखो कि रिवर ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, रिवर ऊपर जा रहा है, उस टाइम पे रिवर और नाव अपोजिट जा रहा है। इस सिचुएशन को जब नाव आपका ऊपर जा रहा है, इसको बोला जाता है अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम। क्या यहाँ तक बात समझ में आया? पूरा आया ना? आ गया सर। सर। हाँ हाँ सर। सर। डाउन स्ट्रीम के टाइम पे मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, रिवर विल ऑलवेज फ्लो डाउनवर्ड्स, रिवर कभी भी ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। और अगर नाव रिवर के डायरेक्शन में मूव करेगा तो नाव को भी नीचे जाना पड़ेगा। तो कहने का मतलब है कि जब नाव और रिवर दोनों नीचे, यानी कि दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, वो सिचुएशन होता है डाउन स्ट्रीम। और जब नाव और रिवर अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, दैट इज द सिचुएशन ऑफ अपस्ट्रीम, ठीक है। और थोड़ा फील लो आप कि डाउन स्ट्रीम के टाइम पे आपको लगता है कि जो रिवर का स्पीड है और नाव का स्पीड है, इन दोनों स्पीड की वजह से इफेक्टिव स्पीड ऑफ बोट जो है वो बढ़ जाएगा, हाँ सर, एक्स हाँ। प्लस वाई। हाँ सर। बढ़ जाएगा। और जब बेटा डाउन स्ट्रीम के बाद में जब अप स्ट्रीम का सिचुएशन आएगा, यानी कि जब नाव और पानी अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इफेक्टिवली इसमें क्या होगा कि बोट का स्पीड कम हो जाएगा। सही कह रहे हैं? Yes, हाँ sir. सर। ओके। तो इन हाँ सारे सर। की वजह से बेटा मैं 2 लाइन और लिखूंगा, देखो, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ठीक है। और स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम इज इक्वल टू एक्स माइनस इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, ठीक है। डाउन स्ट्रीम के टाइम पे हमेशा स्पीड बढ़ जाएगी और अप स्ट्रीम के टाइम पे हमेशा स्पीड कम हो जाएगी। और डाउन स्ट्रीम का मीनिंग है कि रिवर और बोट सेम डायरेक्शन, ठीक है, सेम डायरेक्शन। और अप स्ट्रीम का मीनिंग है कि रिवर और बोट ऑपोजिट डायरेक्शन, एक इधर और एक इधर। क्या यहाँ तक सारा चीज समझ में आया? बोलो, इधर आया ना? हाँ हाँ सर. सर। और एक आखिरी ऐसे फालतू चीज पता तो है ही आप लोग, फिर भी बता देते हैं। स्पीड का मतलब क्या होता है बेटा? डिस्टेंस बाई डिस्टेंस बाय टाइम। बस ये याद रखना, स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आया सब कुछ, बोला है ना? हाँ हाँ सर। सर. हाँ सर। तो अब एक सवाल है अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के ऊपर, आपके एनसीईआरटी का ही कोई एग्जांपल था, एग्जैक्टली मेरे को नंबर याद है, ठीक है। देखो, अ बोट गोज 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स, ओके। In 13 hours, it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. That is also okay. Determine the speed of the stream and that of the boat in still water. तो सबसे पहला लाइन क्या होना चाहिए? Let speed of boat in still water be x. हमेशा यही ले x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। स्पीड ऑफ बोट नेक्स्ट क्या होगा? स्ट्रीम,
मैं इसको पूरा ही लिख देता हूँ। लेट द स्पीड ऑफ string be y किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक बात ठीक है क्या? बताइए बनाया। Yes, sir. हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम तो कितना होगा? अभी भी पढ़ के आए X plus Y. X plus Y. x प्लस पढ़ जाएगा। और स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम क्या होगा? X minus X minus minus Y. Y. x माइनस कम होता है। अच्छा, और स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? डिस्टेंस बाई time. Time. टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? Speed into. नहीं बेटा, डिस्टेंस बाई स्पीड। Sorry. समझ में आया सबको यहाँ तक? बोलो एक बार आया ना? हाँ हाँ सर। सर। अच्छा, अब बेटा ध्यान से सुनना और समझना और बताना कि आया समझ में नहीं आया समझ में। ये जो लाइन है ना कि a boat goes 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 10 आवर्स, मैं ना इससे बस इतना ही समझ रहा हूँ। अच्छा, टाइम ऑफ डाउनस्ट्रीम प्लस टाइम ऑफ अपस्ट्रीम इज ऑल टुगेदर 10 आवर्स इन दिस केस ऑफ जर्नी। क्या कहते हैं? हाँ हाँ। सर। मिला के इतना टाइम लगा, ये तो कह रही है। बोलो। हाँ सर। हाँ सर। अच्छा, टाइम इक्वल टू क्या होता है? Distance by Distance by speed. 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 तो ऊपर ऊपर सवाल पढ़ो, अब पढ़ के बताओ मेरे को कि डाउनस्ट्रीम के टाइम पे डिस्टेंस कितना जा रहा है 44 किलोमीटर। और डाउनस्ट्रीम के टाइम पे स्पीड क्या है आपका? Downstream 44, plus upstream 30. X plus Y. x plus। तो टाइम इन केस ऑफ डाउनस्ट्रीम मींस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन केस ऑफ डाउनस्ट्रीम डिवाइडेड बाय स्पीड इन केस ऑफ डाउनस्ट्रीम। तो 44 by x plus y। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, Yes, sir. sir. Yes sir. अपस्ट्रीम के टाइम पे बेटा सवाल पढ़िए और बताइए कि 30 कितना? किलोमीटर। 30 किलोमीटर, बहुत बढ़िया। और स्पीड क्या है आपका? X X minus Y. minus Y. minus Y. X minus Y. दिस इज इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन नंबर हाँ। 1। बोलो, आया समझ कि नहीं आया समझ? आ गया हाँ सर। क्या आया सर? आगे। अच्छा, सेकेंड वाले में भी मेरे को लग रहा है कि यार टी डी प्लस टी यू का वैल्यू 13 है, तो मतलब अपस्ट्रीम का टाइम प्लस डाउनस्ट्रीम का टाइम मिला के इट इज 13 आवर्स। सही बोल रहा हूँ क्या? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। हाँ सर। ऑलराइट, तो टी डी प्लस टी यू इस बार है 30 इस बार। लेकिन अच्छा, डिनोमिनेटर तो आपने को पता ही है कि डाउनस्ट्रीम के टाइम पे क्या होगा? स्पीड विल बी X plus X Y. plus Y. और अपस्ट्रीम का स्पीड विल X बी, minus Y. और बीच में तो प्लस ही रहेगा, इज इक्वल टू 13 हाँ। रहेगा। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं होना चाहिए। नहीं है सर। नहीं, अभी चलो देख लेते हैं थोड़ा सा। अभी यहाँ पढ़ के बताओ बेटा कि डाउनस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस है 55 किलोमीटर। 55. और अप में 40 40. किलोमीटर। बस भर देते हैं, ये क्या हो जाएगा? 55 50 plus 40. और ये 40। ठीक है, हाँ सर. ये हो गया बेटा इक्वेशन नंबर 2। लेकिन कोई फायदा नहीं है, आप लोग को याद होगा कि ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तो नहीं है। ये क्या है? ये है reducible to linear equation in 2 variable। Do you remember? Yes sir. हाँ सर। Yes, sir. तो क्या करेंगे बेटा यहाँ से? 1 by X plus Y be U. करेक्ट, 1 by x plus y को ले लेते हैं u और 1 by X minus Y be V. v। ठीक है, अच्छा इन दोनों को अगर यूज करेंगे तो 1 में क्या आएगा? 44 U 44 U plus 30 plus V is equal 30 to 10. V plus 10. इज इक्वल टू 10। और दूसरे वाले से क्या आएगा? 55 U plus 40 V equals to 13. इज इक्वल टू 30। ठीक है, ये देखना, हाँ सर। अपन इसको मार्क कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 3।
ये हो जाएगा सपोज करो 4, ठीक है। अब होगा क्या कि आप आराम से 3 4 को सॉल्व करो, आपको u मिल जाएगा और आपको v मिल जाएगा। लेकिन क्या u और v आपका आंसर है? नहीं है सर, No, sir. ओके, u को यहाँ पुट करना, कर लेगा हम लोग। उससे आपको x प्लस वाई और x माइनस वाई का 2 इक्वेशन मिलेगा। वहां से फर्दर सॉल्व करके आप x और y निकाल पाओगे और आपका फाइनल आंसर x और y का वैल्यूज होगा। क्या ये बात क्लियर हुआ? बोलो हाँ या ना। हाँ सर। सर, ओके, तो क्या मैं ऐसा समझूं कि कंसेप्ट ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम 100% क्लियर है आप लोग को? बताओ। हाँ सर। नहीं दिख रहा। Yes, sir. ठीक है, तो मैं पूछ रहा था कि कंसेप्ट ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम ये क्लियर है नहीं क्लियर है? बताओ एक बार। क्लियर है सर। क्लियर है सर। Clear है। तो एक सवाल और करते हैं, फिर उसके बाद आज क्लास को एंड करेंगे, ठीक है। वन मोर क्वेश्चन, सिंपल सा ही है। एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट कर लेते हैं, कंप्लीट अगली क्लास में करेंगे। फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशन एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशन, ठीक है। और मेथड मेंशन नहीं किया हुआ तो वो आप अपनी मर्जी से चूज कर सकते हो। देखो ये क्या बोल, Ritu can row downstream 20 km in 2 hours and upstream 4 km in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and speed of current. मेरे ख्याल में स्टार्टिंग वैसे करेंगे हाँ कि ये जो सर। स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर है ये स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर जैसा हो जाएगा, ठीक है। हाँ सर। तो लेट द स्पीड ऑफ रोइंग dx in still water still water be x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। फिर लेट द स्पीड ऑफ करंट बी y किलोमीटर y किलोमीटर पर आवर। आई होप समझ में आ रहा है यहाँ तक सब कुछ? यस नो? यस सर। यस सर। Yes, अच्छा, sir. अभी डायरेक्टली कर ही लेते हैं हाँ, इसको। ये तो लाइन है कि रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स, ठीक है ना। तो अपने को याद होगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, सो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय डी बाय एस। डिस्टेंस बाय। अभी बेटा ध्यान से देखो, रितु के केस में, डाउनस्ट्रीम के केस में, ठीक है ना, डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, टाइम है 2 घंटा और डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितना होगा x प्लस वाई। आई थिंक डिस्टेंस इज 20, द स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम इज x प्लस वाई equals and to 2 hours 2 hours. So 2 और 20 काट दो, हो जाएगा 10, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर? नॉट क्लियर? क्लियर सर। क्लियर सर। क्लियर। और बेटा इसी तरीके से अपस्ट्रीम को पढ़ो थोड़ा सा, क्या बोल रहा हूँ कि अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। सो अपस्ट्रीम का डिस्टेंस इज 4 4 किलोमीटर by x minus Speed. y y and time taken is 2 hours. So 2 और ये काटो 2, ultimately x minus y is equal to इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, x और y का वैल्यू आ जाएगा और जो भी वैल्यू आएगा x और y का वही हमारा फाइनल आंसर है। बोलो आया समझ? नहीं आया समझ? आ गया सर। आ गया सर। Yes, sir. तो आज की क्लास को बेटा यहीं पर स्टॉप करेंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले क्लास में। चलो फिर तब आज के लिए इतना ही। थैंक यू सर। गुड नाइट। Bye, sir. Thank you. बाय सर। good night Sir. Mm. Good night, sir. बाय बेटा।